गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम गणित के शिक्षण के अंतर्गत ये देखेंगे कि गणित के शिक्षण को में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, गणित के शिक्षण की कौन कौन सी विधि हैं, गणित में किन किन का कॉन्ट्रीब्यूशन या योगदान रहा है, गणित में कौन कौन सी परिभाषा आपसे पूछी जाती हैं और गणित में कौन कौन सी उपकरण हैं, उन सब के बारे में ओवरऑल चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो आपका 15 मिनट 20 मिनट या जो भी आपका वीडियो बनता है उसको आप बिना स्किप किए देखें, क्योंकि देखिए मेरे पास एक छोटा बोर्ड है, इसके ऊपर मुझे मतलब छोटा छोटा लिखना पड़ता है और इसीलिए आपको समझाने में हो सके आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो कि बोर्ड छोटा है और प्रॉपरली हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आप बने रहें, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक जो काम की चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। गणित शिक्षण, पहले गणित के बारे में बात करें। गणित है क्या चीज़? तो गणित को इंग्लिश में मैथमेटिक्स बोला जाता है। देखिए गणित को इंग्लिश में मैथमेटिक्स बोला जाता है और ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है मैथेमेटा। कौन सा वर्ड है? मैथेमेटा, जिसका अर्थ होता है वस्तुएं जिनकी हमको क्या करनी है? गणना करनी है। वस्तुएं जिनकी हमको गणना करनी है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैथमेटिक्स शब्द है वो किससे मिलकर के बना है? तो मैथमेटिक्स शब्द मैथेमेटा से मिलकर के बना है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का आपका शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। और देखिए क्या है, गणित को संस्कृत में कौन सी धातु से बना है? गण धातु से मिलकर बना है संस्कृत में, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। और गणित को गणनाओं का विज्ञान भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, गणित को किन का विज्ञान भी कहा जाता है? गणित को गणनाओं का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली इसमें क्या होती है? आपकी गणनाएं होती है। अब देखिए क्वेश्चंस यहां से भी है। अब क्वेश्चंस यहां से ही बनने की संभावना रहती है कि गणित की प्रकृति क्या है? गणित की प्रकृति क्या है? मतलब गणित की नेचर कैसी है, मतलब गणित का स्वभाव कैसा है, मतलब गणित के यदि कोई गणित को पढ़े तो उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है और गणित सामने वाले से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस करता है, और यदि किसी ने गणित को पढ़ा है तो उसके अंदर कौन कौन से गुणों का क्या होगा? विकास होगा। तो देखिए क्या क्या विकास होगा। सबसे पहले है यथार्थता। एक जो विद्यार्थी उसके अंदर क्या आएगी? यथार्थता आएगी, मतलब जो भी बात है एग्जैक्ट है, सत्यता उसके अंदर आएगी। ठीक है, ये क्या कहलाती है? यथार्थता कहलाती है। क्रमबद्धता, जो भी काम करेगा विद्यार्थी किससे करेगा? क्रम से करना सीख जाएगा। ठीक है, तो एक क्रमबद्धता के गुण का विकास होता है। तार्किकता, प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर लॉजिकली हर बात के लिए लॉजिक पूछेगा। सर ये काम है तो ऐसे कैसे होता है, सर ये काम है तो ऐसे कैसे होता है, मतलब विद द लॉजिक वो क्या चाहेगा? आपसे आंसर चाहेगा। मैथमेटिक्स के बच्चे को आप केवल सोशल साइंस के बच्चे की तरह उसे आप संतुष्ट नहीं कर सकते कि झांसी की रानी ने ये किया था वो किया था, उससे कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स का बच्चा क्या मांगता है? उसके पीछे लॉजिक मांगता है। सर व्हाट इज द लॉजिक, ऐसा है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। फिर आएगा स्पष्टता, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जो भी आपका कंसेप्ट है उसके में क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए। इससे स्पष्टता का क्या होता है? विकास। अमूर्तता, अमूर्तता का मतलब यह है कि जिसकी मूर्ति ना हो। अमूर्त का मतलब होता है जिसकी क्या ना हो? मूर्ति ना हो। और मैथमेटिक्स में गणित भी चलता है अमूर्त गणित। बीएससी में गणित चलता है क्या करके? अमूर्त गणित या एब्स्ट्रैक्ट गणित करके चलता है। तो अमूर्तता का मतलब यह है कि जो गणित का ज्ञान है वो अमूर्त है, और अमूर्त ज्ञान को मूर्त ज्ञान में जो चेंज करने का काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मैथमेटिक्स के द्वारा किया जाता है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणित की प्रकृति की विशेषता मूर्तता या अमूर्तता? तो बेटा क्या होती है? अमूर्तता होती है, ना कि मूर्तता। उसके बाद मौलिकता, मौलिक होना चाहिए जो कुछ भी है। जैसे आपने कोई क्वेश्चंस लिखा, संजीव पासबुक में से पढ़ लिया और आप उसको पेपर के अंदर लिख के आ रहे हो, तो देखिए इसमें आपकी मौलिकता कहाँ गई? आपकी इसमें मौलिकता नहीं, वो संजीव पासबुक की मौलिकता है। जब आप किसी क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिख करके आ रहे हो तो वो क्या है? मौलिकता है। जैसे ये मेरा जो नोट्स है, ये मेरा खुद का नोट्स है, मैंने किताबों से लिया है, जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनसे लिया है, मैंने उनसे इसको पढ़ा है, तब जाकर के इसकी मेरे मैटर में क्या आएगी? मौलिकता आएगी। मतलब ये मेरा मैटर है, ये मौलिकता हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए वैज्ञानिकता। कौन से गुण का विकास होगा? वैज्ञानिकता। सब समझते हैं कि एक जो विद्यार्थी है उसके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है। साइंटिट्यूड, साइंटिफिक तरीके से बात करेगा। हर चीज के पीछे उसे क्या चाहिए? सर रीजन चाहिए। जैसे कि ऑफकोर्स मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं, जैसे कि आपने ताली बजाई, तो सर ये ताली कैसे बजी? इसके पीछे भी उसे क्या चाहिए? रीजन चाहिए। अब आप उसके लिए बताओगे इसके लिए क्या है? देखिए आप बताओगे कि जैसे जब दो सत्ताएं क्या करेंगे? टकराट करती हैं। जब घर्षण होता है तो वहां पर क्या बजती है? ताली बजती है। इस तरीके से यहां पर क्या लग गया? एक साइंस का फैक्टर लग गया। तो बच्चा चाहेगा कि सर हमें आप बताइए, बट लेकिन प्रॉपरली बताइए कि इसके अंदर होता क्या, इसके पीछे क्या इसका लॉजिक है। अब आइए क्या सत्यता।
गणित का जो विद्यार्थी होगा उसके अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, सत्यता का, या ये कहें कि गणित सत्य की खोज के लिए है। गणित क्या करता है, सत्य की खोज करता है। क्योंकि आप एक बात देखिए कि गणित में कोई भी आप काम करेंगे वहां एग्जैक्ट ही क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा। पॉइंट 2.2 है तो पॉइंट 2.2 ही रहेगा उसका आंसर। ये क्या है, उसकी सत्यता है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन फ्रेम होगा, निम्न में से कौन सी विशेषता गणित के शिक्षण की नहीं है या गणित की प्रकृति की नहीं है। तो गणित की प्रकृति की नहीं है करके ऐसे यथार्थता, क्रमबद्धता, तार्किकता, एक जगह दे दिया मूर्तता, ठीक है। अब एक जगह मौलिकता नहीं दे करके उन्होंने देख दिया कि मतलब मौलिकता नहीं है, कोई और शब्द देते हैं, मतलब दूसरे की क्या करना, इमिटेशन करना, नकल करना, इसकी प्रकृति बता दे कोई कि नकल करना इसकी प्रकृति है, तो ऐसा बिल्कुल इसकी प्रकृति नहीं होती। और देखिए क्या विकास होता है, सत्यता, नियमितता। गणित के माध्यम से एक विद्यार्थी के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर जो डेवलप होता है, गुण जो डेवलप होता है, वो होता है नियमितता, रेगुलरिटी। किसी काम को करने में उसकी क्या रहती है, रेगुलरिटी रहती है। वो रेगुलर किसी न किसी काम को क्या है वो करता है, खुद वो काम को करता है, ये रेगुलरिटी होती है। अब हम बात करेंगे प्रयोगशाला, गणित की प्रयोगशाला। देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं क्या करूंगा, अब ऊपर से उठाऊंगा और ऊपर जो भी टॉपिक है उनको यहां पर मैं फ्री स्पेस में क्या करूंगा, आपको समझाऊंगा। तो जल्दी से आप क्या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे यहां पर प्रयोगशाला। क्या, प्रयोगशाला। देखो गणित के अंदर भी क्या होती है, प्रयोगशाला होती है। ऐसा ही नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रयोगशाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर भी क्या होती है, प्रयोगशाला होती है, गणित की प्रयोगशाला है। लेकिन प्रयोगशाला वहां पर क्या क्या मिलेगा, प्रयोगशाला में होता क्या क्या है वहां पर, तो एक बार देखते हैं प्रयोगशाला में हमें क्या मिलता है। यहां से बेटा देखो हर बार क्वेश्चन बनता है, अब भी यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बता दूं यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो गणित में कुछ उपकरण हैं जो आपको गणित की प्रयोगशाला में ही मिलेंगे, जैसे कोणीय दर्पण। कौन सा, कोणीय दर्पण, सेक्सटेंट, इसको लगा लेना मोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। सेक्सटेंट, हिप्सोमीटर, क्लोनोमीटर, कंपास, डिवाइडर, प्रोपोर्शनल डिवाइडर, सेट स्क्वायर, प्लेन टेबस, क्या करना, प्लेन टेबस एवं स्लाइड रूल, एवं क्या करना, स्लाइड रूल। अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं, ये है क्या। कोणीय दर्पण का मतलब होता है, इसका यूज होता है कोणीय दूरी मापने के लिए। किसके लिए, कोणीय दूरी मापने के। जैसे एक विद्यार्थी यहाँ पर बैठा हुआ है छत के ऊपर, ठीक है, और एक विद्यार्थी यहाँ पे खड़ा है, तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, तो इनके बीच की कोणीय दूरी कितनी है उसको क्या किया जाता, ज्ञात किया जाता था। तो ऐसा जो उपकरण है कोणीय दर्पण है, वो दर्पण उसको एग्जैक्टली बता देगा कि ये विद्यार्थी कितने के एंगल पर बैठा हुआ है। इस चीज को नापने के लिए, दूरी को नापने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका कोणीय दर्पण कहलाता है। सेक्सटेंट क्या करता है, जो सेक्सटेंट है ये भी कोणीय दूरी मापने के लिए काम में आता है। ये भी कौन सी दूरी मापने के काम में आता है, कोणीय दूरी मापने के लिए काम में आ जाता है। बट लेकिन ये कोणीय दर्पण से काफी उन्नत किस्म का है। इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो वर्क है, इससे कई गुना क्या है, बेहतर है, ठीक है, कोणीय दर्पण से। इसका प्रयोग क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जब जैसे शिप वगैरह में ये होता है कि जो शिप के ऊपर जो एक दूर से देखने के लिए लगा रहता है कि भाई हमारा शिप कितनी दूरी पर है, तो उसके कोणीय दूरी से देखा जाता है कि इसकी दूरी दूसरे शिप की दूरी से कितनी दूरी पर ये चल रहा है, या दूसरा शिप कितनी दूरी है। तो क्या है कि देखो समुद्र में दूरी तो आप माप नहीं सकते, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है सेक्सटेंट का। उसके बाद हिप्सोमीटर एवं क्लोनोमीटर। हिप्सोमीटर और क्लोनोमीटर भी गणित के उपकरण है, इनका प्रयोग कहां पर होता है, देखो हिप्सोमीटर और क्लोनोमीटर इन दोनों का उपयोग ही मैं आपको बता दूं उन्नयन कोण एवं अवनयन कोण के मापने के लिए इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कोणीय दर्पण हो गया। सेक्सटेंट, अब सेक्सटेंट में यह पूछा जाता है कि सेक्सटेंट कैसी सहायक सामग्री है। मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा मैं यहाँ रह गया था। तो सेक्सटेंट एक दृश्य सहायक सामग्री है। कैसी सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री है सेक्सटेंट। ये एक बड़ा घड़ीनुमा सा होता है, मैं आपको बता दूं, पेंडुलम सा होता है। इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह बनी होती है जिससे दूरी को आप बता सके। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, हिप्सोमीटर, क्लोनोमीटर एंड कंपास। क्या है, कंपास। तो देखो कंपास दो तरीके के हैं यहाँ पर। एक तो बता दूं, जो एक टांग वाली प्रकार होती है, ये प्रकार होती है ना,
एक टांग वाली प्रकार होती है और एक प्रकार कैसी होती है, दो टांग वाली होती है। तो एक टांग वाली प्रकार होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपास। और डिवाइडर, दो टांग वाली जो प्रकार होती है अपने ड्राम बॉक्स के अंदर आती है, दो टांग वाली प्रकार, वो क्या कहलाती है, आपकी डिवाइडर कहलाती है। ठीक है, डिवाइडर। अब प्रोफेशनल डिवाइडर क्या है, प्रोपोर्शनल डिवाइडर क्या है। अब देखो ये भी एक सहायक सामग्री है प्रोपोर्शनल डिवाइडर, यहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी, ये ध्यान रखना। सेक्सटेंट से प्रोपोर्शनल डिवाइडर, हिप्सोमीटर, क्लॉनोमीटर। तो देखो प्रोपोर्शनल डिवाइडर में क्या होता है, मैं आपको बता दूं। प्रोपोर्शनल डिवाइडर क्या है कि एक है तो डिवाइडर ही, मतलब है तो इसके अंदर दो टांगेंगी, बट लेकिन क्या है कि ये जो उपकरण है वो काफ़ी हाई लेवल का है, काफ़ी बड़ा होता है। मैं बताऊँ जैसे मेरे हाथ के आकार से भी क्या होगा, ये बड़ा होगा, इस तरीके से बड़ा होगा। इसमें क्या होता है, नीचे की साइड, जैसे ये दोनों हाथ हैं मेरे, ये इन दोनों हाथों को लॉक करने के लिए नीचे से क्या है, एक बोर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है, और जैसे किसी आकृति को हमको ऐसे उठाना है तो ये दोनों मेरे हाथ लॉक हो गए, और उसको उठाने के लिए या उसका साइज चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो प्रोपोर्शनल डिवाइडर का जो प्रयोग है, प्रोपोर्शनल डिवाइडर का जो प्रयोग है वो आकृति बनाने, उनके आकार नापने, ठीक है, के लिए किया जाता है। क्योंकि देखो डिवाइडर से तो क्या होगा, डिवाइडर से तो इतनी दूरी का माप ले सकते हो, है ना, लेकिन जब बड़ी कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप कैसे नापोगे कि भाई इसका कितना मतलब वो है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसका मतलब इसका आप सरकम क्या कहते हैं उसको, इसकी परिधि क्या है, इस बात को आप कैसे नापोगे, इसका व्यास क्या है, मतलब इस बात को आप कैसे नापोगे। तो ये प्रोपोर्शनल डिवाइडर से होता है। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर आपने देखा होगा, ये आपके ड्राम बॉक्स में आता है सेट स्क्वायर आपने, ठीक है, सेट स्क्वायर ड्राम बॉक्स में देखा हुआ। एक होता है प्लेन टेबस। प्लेन टेबस का क्या होता है, एक प्लेन टेबस भी एक युक्ति है। इससे क्या यूज है कि जो भूमि है, भूमि के जो नक्शे बनाए जाते हैं, भूमि के जब जो नक्शे बनाए जाते हैं तब उन नक्शों को बनाने के लिए इस प्लेन टेबस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, स्लाइड रूल। क्या आएगा, स्लाइड रूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्लाइड रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। स्लाइड रूल का कार्य है कि गणित की गणनाओं को, ये सेंटेंस लिखा मिलेगा, गणित की गणनाओं को तीव्र रूप से करना। गणित की गणनाओं को तीव्र रूप से करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है बेटा, स्लाइड रूल के द्वारा किया जाता है। अब देखो क्या है, अब तो कैलकुलेटर आ गया, काफी सारे उपकरण आ गए। पहले टाइम पर यह था कि ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाई गई थी, ठीक है, जैसे एक पैमाना टाइप का बना दिया गया था, और पैमाने पर क्या है, जैसे यहाँ एक साइड में लिखा है पहाड़ा लिखा हुआ है 2 का, फिर यहाँ 3 का 4 का, ऐसे करके इसमें सेटअप है। उसके बाद साइड में ही क्या लिखे हुए हैं, वर्गमूल लिखे हुए हैं, और यहाँ क्या लिखे हुए हैं, घनमूल लिखे हुए हैं, मतलब और संख्या लिखी हुई है। जैसे कोई संख्या है, अब जैसे संख्या ले ली हमने, माना कि 9261। अब उस कैलकुलेटर पे क्या है, अब तो उसमें कैलकुलेट कर लेते, लेकिन उसमें जो था क्या कहते हैं, स्लाइड रूल था। स्लाइड रूल के अंदर उस स्लाइड को लेके आते थे, 9261 संख्या ली और 9261 संख्या को लेकर के ऐसे लेकर के जाते थे, किसके ऊपर, 3 के ऊपर हम लेके पहुंचते थे, तो हमें मिलता था कि 9261 का घनमूल। तो 9261 का घनमूल बेटा कितना होता है, कमेंट में आप आंसर देना कि 9261 का घनमूल कितना होता है। देखा आपकी मैथमेटिक्स कितनी है। तो 9261 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है बेटा, 9261 का घनमूल होता है पर 21। क्या होता है, 21। 9261 का गणनाओं को तीव्र गति से करने के लिए जिस यंत्र को पहले काम में लिया जाता था वो क्या कहलाता, स्लाइड रूल कहलाता था। ये आपको बता दूं, अबेकस से पहले एक टाइम का भी क्या है, उपकरण है। अब एक और आता है अबेकस। अबेकस सभी जानते होंगे कि गणितीय गणनाओं को करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये भी क्या है, अबेकस एक उपकरण है। तो देखो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये कौन सी सहायक सामग्री है, दृश्य है, श्रव्य है या श्रव्य दृश्य। तो देखिए गणित की जितनी भी सहायक सामग्री है वो क्या है, आपकी दृश्य है। ओवरऑल सारी की सारी सहायक सामग्री क्या है बेटा, यहाँ पर दृश्य आपकी सहायक सामग्री है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 3-4 जो है आपको याद कर लेनी, एक सेक्सटेंट याद कर लेना, सेक्सटेंट का प्रोपोर्शनल डिवाइडर याद कर लेना, सेट स्क्वायर याद कर लेना, एंड स्लाइड रूल, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चन बनने के क्या रहेंगे बेटा, पूरे चांसेस रहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं परिभाषा। देखिए परिभाषाएं दे रखी हैं यहां पर, परिभाषा में आपके लेके आया हूं। परिभाषा में क्या है,
हर साल परिभाषाओं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो है ही यहाँ से, ठीक है। तो परिभाषाओं से क्वेश्चन क्या है, तो देखो परिभाषाओं से क्वेश्चन है, पहली देखिए हॉगवैन के अनुसार परिभाषा है। हॉगवैन ने गणित को क्या कहा है, तो हॉगवैन ने कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। तो मैथमेटिक्स क्या है, सभ्यता और संस्कृति का क्या है, एक दर्पण है, एक आईना है। अब देखो कैसे याद करोगे, हॉगवैन, बैन माने क्या होती है, गाड़ी, बैन माने क्या होती है, गाड़ी। और भैया गाड़ी में क्या होना चाहिए, कांच होना चाहिए, कांच या शीशा तो होना चाहिए। और यदि उसके शीशा नहीं है तो क्या होगा, शीशा नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा बाइक के अंदर भी पीछे की साइड में शीशा होते हैं, मतलब साइड में शीशे होते हैं। कार में भी क्या होते हैं, साइड में मिरर होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो कैसे याद करो, हॉगवैन, सभ्यता संस्कृति क्या है बेटा, दर्पण है। ठीक है, यहाँ बेन से कनेक्ट करोगे आप क्या, दर्पण। तो आपको एक परिभाषा याद होगी। उसके बाद रोजर बेकन, ये है हॉगवैन, हॉगवैन। अब है परिभाषा किसके अनुसार, रोजर बेंकन के अनुसार। रोजर बेंकन, क्या नाम है, रोजर बेंकन। रोजर बेंकन ने परिभाषा दी है कि जो गणित है ना बेटा, जो गणित है ना वो क्या है, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं क्या है बेटा, प्रवेश कुंजी है। अब ये सिंह द्वार भी है और क्या है, प्रवेश कुंजी भी है। अब तो कैसे याद करोगे, रोजर बेंकन। अब रोजर की जगह पे से पढ़िए रोअर बेंकन पढ़िए। अब क्या पढ़िए, रोअर बेंकन। रोअर माने क्या होता है, दहाड़ना होता है, क्या करना, दहाड़ना। मतलब शेर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। अब देखो शेर ही तो दहाड़ेगा, है ना। अब हाथी तो चिंगाड़ता है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। ठीक है, तो शेर क्या करेगा, दहाड़ेगा। तो सिंह द्वार है, क्या है, सिंह द्वार। सिंह, देखो यहां से कैसे कनेक्ट करोगे, रोअर बेंकन। देखो रोजर से रोअर, और रोअर करने का काम कौन कर रहा है, शेर। दहाड़ कौन रहा है बेटा, दहाड़ रहा है शेर। तो शेर से आप समझोगे सिंह द्वार। तो ऐसी परिभाषा जिसमें सिंह द्वार लिखा हुआ हो एवं प्रवेश कुंजी लिखी हुई हो, वो परिभाषा किसकी मानी जाएगी, हमारी रोजर बेंकन की मानी जाएगी। तो सिंह द्वार तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी दो परिभाषा याद हो जाती हैं। उसके बाद चलते हैं प्लेटो। देखो प्लेटो क्या है, प्लेटो के बारे में आपको कई पहले ही बता चुका हूं मैथमेटिक्स में, और जगह पे ही बता है कि जो प्लेटो जो सिद्धांत शास्त्री था, प्लेटो वो क्या था, ग्रीक का सिद्धांत शास्त्री था। और इतने नरम स्वभाव का विद्यार्थी था अपने समय पर कि जो कुछ भी होता था उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ देता था, आत्माओं के ऊपर छोड़ देता था कि जो भी है भगवान के अनुसार होगा, जो भी है प्रभु करेंगे, सब कुछ होगा, ऐसा ये बोलता था। तो देखो फिर उन्होंने परिभाषा भी उसी प्रकार से दी कि प्लेटो ने दी कि जो गणित है वो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने एवं सुसुप्त आत्मा में चेतना का विकास करता है। तो देखिए यहां आपको समझना है एक जो पॉइंट है, सुसुप्त आत्मा में चेतना, जो सोई हुई आत्मा है उसमें चेतना का विकास करता है। तो मैं आपको बता चुका हूं प्लेटो एक ऐसा सिद्धांत शास्त्री है जिसने आत्मा, परमात्मा, प्रभु के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया था। ठीक है ना, इसीलिए आप इसको इस तरीके से याद कर लेंगे कि भैया प्लेटो तो इस टाइप का गुरुजी ने आदमी बताया था, उसकी प्रकृति ऐसी थी। ठीक है, अब करेंगे बेंजामिन पियर्स के अनुसार। ठीक है, बेंजामिन पियर्स क्या कहता है कि आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचना, क्या करना, आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचना। तो देखो इसमें यह बताया गया है कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, मतलब एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचा जाता है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए फनी सी ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, देखिए बेंजामिन पियर्स। देखो ये पियर्स क्या करके साबुन, पियर्स करके साबुन आता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं, मोस्टली क्या लड़कियां इसको क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं पियर्स साबुन को। लड़के तो भले लगा लें तो कोई फर्क होने वाला है नहीं उनको। तो यहाँ पर क्या है, आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचना। अब देखो पियर्स साबुन लगाने का एक टारगेट रहता है कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए। किस पर पहुंच जाए, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष का मतलब क्या हो सकता है, निष्कर्ष का मतलब ये हो सकता है उनकी त्वचा अच्छी रहे, निष्कर्ष का मतलब ये होता है उनका कलर क्या हो जाए, फेयर हो जाए। ठीक है ना, तो एक आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचने का काम एक साबुन के माध्यम से किया है। इस बात को आप समझने की क्या करें, कोशिश करें। जैसे बेंजामिन पियर्स, पियर्स मतलब क्या हो गया, पियर्स मतलब पियर्स साबुन, पियर्स साबुन से क्या होगा, गुरुजी ने बताया कि आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साबुन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा भी याद हो जाएगी। उसके बाद कांट, कांट, कांट ने क्या कहा है, कांट ने कहा कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक इसमें गणित का प्रयोग हुआ है। अब इन्होंने ये कहा कि यदि इसमें गणित का प्रयोग नहीं होगा,
यदि इसमें गणित का प्रयोग नहीं है तो फिर वो क्या है, वो सही बात नहीं है। जैसे इसने कहा कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य माना जाएगा जहां पर इसमें किसका प्रयोग हुआ हो, गणित का प्रयोग हुआ हो। यदि गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। देखो कांटे समझेंगे, कैन नॉट बी, या हम बोल सकते हैं कैन नॉट बी ट्रू। ये बात सत्य नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ट्रू बोलते हैं ना, ये बात कैसे सत्य हो सकती है, कैन नॉट बी ट्रू, ये नहीं सत्य नहीं हो सकती, कांट ट्रू, ये नहीं हो सकता। तो यहां से आपको पकड़ना है इस बात को। कांट ने कहा कि जो सत्यता वाली बात कही है कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक इसमें किसका प्रयोग हुआ है, गणित का प्रयोग हुआ है। यदि गणित का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो चीज भैया आपकी क्या है, बिल्कुल गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो देखो ये परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी कैन नॉट करके। अब आया नेपोलियन। अब नेपोलियन साहब आए। नेपोलियन साहब ने क्या परिभाषा दी कि नेपोलियन साहब गणित के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं और कहते हैं कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब गणित की यदि उन्नति हो रही है ना तो आपके देश की उन्नति भी आपकी हो रही है, आपके देश की उन्नति भी हो रही है। तो नेपोलियन ने बताया कि गणित की उन्नति से देश की उन्नति, आपके देश की उन्नति हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आपके देश में गणित बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। तो यहां से यह क्वेश्चन बनेगा कि नेपोलियन के द्वारा दी गई जो परिभाषा है वो कौन से क्षेत्र की पूर्ति करती है। पहला क्वेश्चन तो इसकी परिभाषा से हो गया, पहली परिभाषा से हो गया कि देश की उन्नति के साथ क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। उसका नेपोलियन में ये है कि कौन से देश की पूर्ति करती है। यह जो परिभाषा है मैं आपको बता दूं बेटा, ये सामाजिक क्षेत्र की पूर्ति करती है। कौन से क्षेत्र की, सामाजिक क्षेत्र। अब सामाजिक क्षेत्र कैसा है, देखो गांव, देखो क्या होता है, परिवार को आगे बढ़ाया जाए तो क्या बन जाएगा, आपका गांव बन जाएगा। गांव को आगे बढ़ाया जाए तो क्या बन जाएगा, समाज बन जाएगा। समाज को आगे बढ़ाया जाए तो क्या बन जाएगा, देश बन जाएगा। तो ये जो सारी जो प्रोसेस है ये क्या है, एक सामाजिक ही तो प्रोसेस है। ठीक है, सारी जगह पे क्या है, सामाजिकता ही तो है। तो देश किसके अंदर काउंट होता है, देखना नेपोलियन, तो देश किसके अंदर काउंट होगा, देश हमारा किसके अंदर काउंट हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र के अंदर काउंट हो रहा है। इसीलिए इसकी विशेषता क्या है, सामाजिक क्षेत्र कहलाएगी। और ऑप्शन में ये होगा, क्या इसकी परिभाषा मानसिक क्षेत्र से संबंधित है, नो, मानसिक से कैसे हो जाएगी। वो बंदा तो किसकी बात कर रहा है, देश की उन्नति की बात कर रहा है, तो देश की उन्नति की बात की जा रही है। ठीक है ना कि मानसिक शक्ति की। तो मानसिक शक्ति आंसर नहीं होगा, क्या होगा इसका, सामाजिक शक्ति क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद और देखें और क्या क्या परिभाषा दी गई है। उसके बाद जो परिभाषा है वो है एरिक टैम्पबेल ने। एरिक टैम्पबेल ने क्या परिभाषा दी है, इसने बहुत अच्छी शानदार परिभाषा दी है कि गणित विज्ञान की रानी एवं नौकर है। रानी और नौकर माना है। गणित है ये विज्ञान की रानी है, क्वीन ऑफ द ऑल साइंसेस एंड द नौकर, और ये क्या सर्वेंट भी है। तो रानी की और नौकर की जो बात जो कही है वो किसने कही है, एरिक टैम्पबेल ने कही है। किसने कही है, एरिक टैम्पबेल ने कही है। इसके बाद याद कर लेंगे आप, एरिक टैम्पबेल ने कहा विज्ञान की रानी है और विज्ञान है क्या है, नौकर है। उसके बाद देखिए लॉक। लॉक गणित के बारे में क्या कहना चाहता है, लॉक की परिभाषा याद करेंगे। लॉक कहना चाहता है कि बच्चे में मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास करना। किसकी क्षमता का विकास करना, तर्क करने की क्षमता का। इस बात को पकड़िए, तर्क करने की क्षमता मतलब लॉजिक, क्या करना, लॉजिक। अब देखो इसका नाम क्या था, लॉक टू लॉजिक। इसको कैसे याद करेंगे, लॉक से क्या हो गया, लॉजिक, लॉक से लॉजिक। इस प्रकार से तर्क करने की जो क्षमता का विकास हो रहा है वो किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। उसके बाद देखिए यंग क्या कहता है, यंग ये कहता है कि यदि इस आधार स्तंभ को हटा दिया जाए तो भौतिक सभ्यता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये कहता है कि यदि इस गणित को हटा दिया जाए ना तो जितनी भी भौतिक सभ्यता है ना बेटा वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मतलब गणित के बिना कुछ ही पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन कहता है, यंग कहता है इस बात को। और अब देखिए इस बात को कैसे याद करेंगे। अब यंग मतलब क्या हो गया, यूथ, हम जैसे यूथ लोग, और आप तैयारी कर रहे हैं आप जैसे यूथ लोग। यदि आप लोगों को और हम लोगों को देश से सफाया कर दिया जाए कि जाओ भाई आप इस देश से चला जाओ, तो क्या, एक बात बताओ, क्या ये देश प्रोग्रेस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि यंग लोगों के ऊपर ही हमारे देश का क्या होता है, भविष्य होता है, यंग लोगों के ऊपर ही। तो देखो हाउ टू कनेक्ट, अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, यंग लोग हैं, ठीक है,
यंग व्यक्ति है, यदि यंग जो व्यक्ति हैं, यदि इनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो सारी की सारी सभ्यता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सारी की सारी भौतिक सभ्यता क्या हो जाएगी बेटा, नष्ट हो जाएगी। तो ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी, यंग के द्वारा परिभाषा दी गई थी। और देखिए क्या है, और देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, और देखिए कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि गणित में कौन कौन से विद्वानों का कंट्रीब्यूशन रहा है। यहां से क्या है, एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, हर साल एक नई क्वेश्चन यहां से पूछ ही लेते हैं। वो योगदान के बारे में बात करें तो सबसे पहले आर्यभट्ट का जो योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आर्यभट्ट ने क्या किया है, देखो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, पाई का आविष्कार किया, और किसका आविष्कार किया, दशमलव का आविष्कार किया। 0, पाई और दशमलव, ये तीनों का आविष्कारकर्ता कौन है बेटा, आर्यभट्ट है। कौन है, आर्यभट्ट। अब इसने ग्रंथ भी लिखे थे, तो ग्रंथ कौन कौन सा लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था 10 गीत का, और एक लिखा था आर्यभट्टी, और एक कौन सा लिखा था, तंत्र। इसने करके 3 इस प्रकार से क्या लिखे थे बेटा, इसने क्या लिखे थे, तीन इन्होंने बुक्स लिखी थी, ठीक है, ग्रंथ लिखे थे। अब आर्यभट्ट को बीज गणित का जन्मदाता भी कहा जाता है। आर्यभट्ट को बीज गणित का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। रामानुजम को आप जानते हो, इसको गणित का क्या बोला जाता है, जादूगर बोला जाता है। अंकों का जादूगर था ये, कोई भी संख्या बता दो वहां कुछ ना कुछ क्या सेट हो रहा है इस बात को ये बता देता था, अंकों का जादूगर बोलते हैं। हार्डी रामानुजम संख्या, हार्डी रामानुजम संख्या का आपको केस पता होगा। इनका एक मित्र कौन था, हार्डी था। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती था तो उससे मिलने के लिए गए थे, तो जो कार नंबर था ना, कार नंबर को देख करके बताया था कि ये एक प्रकार की संख्या है, उस संख्या का नाम क्या होगा, हार्डी रामानुजम संख्या होगा। तो ये बहुत गणित में एडवांस आदमी थे रामानुजम, मैं आपको बता दूं। अब आ जाते हैं भास्कराचार्य पर। किस पर, भास्कराचार्य। तो देखो भास्कराचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो लिखा है लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, कर्ण कौतूहल और सूर्य सिद्धांत। इन्होंने 4 ग्रंथ लिखे हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ इस गणित के विद्वान के द्वारा लिखा गया है। तो भास्कराचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को याद करना। लीलावती इनकी लड़की का नाम था, मैं आपको बता दूं, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा था, ठीक। अब इन्होंने क्या क्या काम किया इस बात को देखना है। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण बल इन्होंने खोज लिया था। अब बोलते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो हम क्या नाम लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी किसने की थी, न्यूटन ने की थी। लेकिन बेटा ऐसा नहीं था, गुरुत्वाकर्षण की जो खोज करता थे वो कौन थे, खोज करता हमारे भास्कराचार्य थे। और इन्होंने जो बल है ना, बल गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, धारणिक शक्ति। कौन सी शक्ति, धारणिक शक्ति। इन्होंने शब्द क्या किया था बेटा, इस्तेमाल किया था। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए धारणिक शक्ति शब्द का प्रयोग कौन से विद्वान ने किया था, तो किसने किया था बेटा, भास्कराचार्य ने किया था, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए क्या है, और क्या क्वेश्चन है, महावीराचार्य। महावीराचार्य से क्वेश्चन है कि महावीराचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो गणित सार संग्रह। महावीराचार्य भी गणित के विद्वान रहे हैं और इन्होंने एक जो ग्रंथ लिखा है वो है गणित सार संग्रह, ठीक है, ये इसको याद कर लेना। बरहामेर आप जानते हो, चंद्रगुप्त के दरबारी था बरहामेर, और उनके 9 रत्नों में शामिल था। उसने यहाँ पर बृहद संहिता लिखी थी और पंच सिद्धांतिका लिखी थी, ठीक है। तो दोनों को याद करना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बृहद संहिता से क्वेश्चन तो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बराह से बृहत तो हर कोई विद्यार्थी कर लेता है, उसको क्वेश्चन सही कर लेता है। तो बरहामेर से क्वेश्चन पूछा जाता है पंच सिद्धांतिका का। किससे, पंच सिद्धांतिका का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और देखिए इसमें क्या है, अब आती है शिक्षण की विधियां। क्या आती है बेटा, शिक्षण की विधियां आती हैं, ठीक है। शिक्षण की विधियां क्या है, शिक्षण की विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं उनको हम देख लेते हैं। तो शिक्षण की विधियों में आगमन निगमन, विश्लेषण संश्लेषण, खोज विधि, समस्या समाधान विधि एवं प्रयोग विधि। तो देखो इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी विधि को, खोज विधि को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, खोज विधि। कौन सी विधि, खोज विधि। देखो खोज विधि ये जो है, मतलब खोज विधि से क्या है, मतलब एक बच्चे को हमें इस तरीके का ज्ञान देना है कि उसके अंदर एक खोजी प्रवृत्ति का क्या हो, विकास हो, मतलब हर जगह पर वो कुछ ना कुछ क्या करना चाहे, खोजना चाहे। अब इसको हम, ये जो है खोज विधि है, इसे हम अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि को देने वाले जनक हैं
हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। अब जो सिंपल सी समझ लें, खोज विधि, खोज में मतलब क्या करेगा, विद्यार्थी खोजेगा। और एक और नाम उपनाम हो रहा है ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। कैसा मेथड है ये? ह्यूरिस्टिक मेथड है। तो खोज विधि का दूसरा नाम ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान मेथड। और इसके जनक कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। एक तो क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। उसके बाद चलते हैं इसके अंदर क्या होता है। एक स्टूडेंट को जब पढ़ाया जाए तो उसके अंदर कैसा दृष्टिकोण डेवलप हो जाना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होना चाहिए। अब देखो, जहां वैज्ञानिकता डेवलप हो जाएगी तो विद्यार्थी के अंदर जो डेवलपमेंट होगा, वैज्ञानिकता डेवलप हो जाएगी तो विद्यार्थी के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो डेवलप होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसकी मानसिक क्रियाओं का क्या होगा? विकास होगा। और जब इस काम को कर रहा है तो उसको क्या आएगी? इसमें रुचि भी आएगी काम को करने में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो विधि है एक कैसी विधि मानी जाती है? एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है? मनोवैज्ञानिक। और मैं आपको मनोविज्ञान का पहले भी कंसेप्ट बता चुका हूं कि मनोवैज्ञानिक विधियां किन्हें कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक विधियां किन्हें नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल सा थ्योरी है, इसको आप समझ लेना है। उसके बाद देखिए, हम समझिए समस्या का समाधान विधि। जो समाधान विधि है, सिंपल सी भाषा में अर्थ समझिए इसका कि समस्या का क्या करना है? समाधान करना है। समस्या का क्या करना है बेटा? समाधान करना है। और समस्या का समाधान किस तरीके से होगा कि विद्यार्थी को इसमें क्या रहना पड़ेगा? बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स होंगे कि क्या समस्या है, कौन सी समस्या है, कैसे इसको हल करना है, क्या क्या इसमें यूजेज विधि इसमें काम आएगी। तो इसके जो पद हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समस्या समाधान विधि के कितने पद हैं? तो समस्या समाधान विधि के कितने पद हैं? 6 पद हैं। कितने पद हैं? 6 इसके पद हैं। अब समस्या समाधान विधि क्या ये मनोवैज्ञानिक विधि है? ऑफकोर्स ये कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसके अंदर विद्यार्थी क्या करेगा? खुद इसमें इंटरेस्ट होगा और क्या करेगा? इंटरेस्टेड होगा और समस्या का समाधान करना खुद विद्यार्थी चाहेगा, ठीक है। तो ये समस्या समाधान विधि है। और मैं आपको डिटेल में इसका नोट्स बेटा आपके लिए दे दूंगा और मैं आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उस पर आप संपर्क कर लेना 6376589004। इस पर आप संपर्क कर लेना। जो भी विधियां हैं इनका मैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए दे दूंगा, जिससे आपको समझने में बहुत अधिक क्या होगी? आसानी होगी और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक विधि है प्रयोग विधि। प्रयोग आप सब जानते ही हो। तो गणित के अंदर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग। आपसे पूछा जाएगा कि लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने का सिद्धांत कौन सी विधि का है? तो लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है वो कौन सी विधि का है? प्रयोग विधि का है। और प्रयोग विधि के अंतर्गत क्या होगा कि विद्यार्थी खुद प्रयोग करेगा और खुद सीखेगा, ठीक है। तो ये विधि भी मनोवैज्ञानिक होती है। और मैं आपको ओवरऑल एक बात बता दूं, गणित और विज्ञान की जितनी भी विधियां हैं ना, सारी की सारी मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, क्योंकि गणित तो यार खुद मनोवैज्ञानिक है ना। उसके अंदर अमनोवैज्ञानिक विधि आकर के करेगी क्या? तो मोस्टली इसमें क्या है? ये सारी विधियां हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं और इसमें क्या है। मोस्टली सारी विधियां जो मनोवैज्ञानिक है और थोड़ा सा अंतर है, आपको पता ही होगा और मैं आपको बता दूंगा कहां कहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। उसके बाद हम चलते हैं आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण। आगमन निगमन विश्लेषण एवं संश्लेषण, एक बार लिख लेते हैं इनको। आगमन निगमन विश्लेषण एवं संश्लेषण। देखिए, इन विधियों के बारे में बात करूं, इन विधियों को मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। इन चारों विधियों को मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से क्या कर चुका हूं? अपलोड कर चुका हूं। तो मैं यहां पर दोबारा मेहनत करना नहीं चाहूंगा और ना ही आपका मैं ज्यादा टाइम लेना चाहूंगा। तो आप इस वीडियो को आप मतलब इस कंटेंट को मेरी उस वाली वीडियो से देख लें। मेरी जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट के अंतर्गत जो प्ले लिस्ट टीचिंग मेथड की जो प्ले लिस्ट है उसके अंतर्गत ये विधियां दी गई हैं, वहां से इस टॉपिक को क्या कर लें? आप कवर कर लें। अब मैं आपको सिंपल सा इसका एक तोड़ बता देता हूं। आगमन निगमन विश्लेषण और संश्लेषण, इनके जो नियम हैं, आगमन विधि में कौन कौन से मतलब नियम मतलब सूत्र, आगमन निधि का सूत्र क्या है या आगमन निधि के जो सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से फॉलो होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। मोस्टली होगा कि आप इस तरीके से लिखें आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण। तो देखो, आगमन के जो नियम हैं वो तो संश्लेषण के नियमों को फॉलो करने लग जाएंगे और जो निगमन के नियम हैं वो आपके विश्लेषण को फॉलो करने लग जाते हैं। वहां से आप वीडियो को आप देख लेना, वहां से आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो
दोस्तों इस प्रकार से गणित के शिक्षण का कंप्लीट निचोड़ की बात करें, यहां पर आपका सॉल्यूशन आ चुका है। हालांकि इससे बाहर देखा जाए तो जो भी टॉपिक होगा वो अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होगा। जैसे कि एक आपके टॉपिक दे रखा है सामुदायिक गणित। कौन सा गणित है? सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित का टॉपिक है। अब देखो ऐसा, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसा गणित, देखिए ऐसा गणित जो समुदाय में काम में आ रहा है। समुदाय में मतलब समाज में काम में आ रहा है, समाज के डेली यूजेज के जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए काम में आ रहा है, तब वो क्या कहलाता है? सामुदायिक गणित कहलाता है। जैसे आप क्या गए, जयपुर गए, जयपुर में जाने के लिए आपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल भराया, तो पेट्रोल पंप पर आपने पैसे दिए, तो ये जो लेन देन है ये कौन सा गणित कहलाएगा? आपका सामुदायिक गणित कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक रह गया शिक्षण की समस्या। इसमें दे रखा है गणित में शिक्षण की समस्या करके, उस टॉपिक को आपके लिए अलग से वीडियो बना के क्या कर दिया जाएगा? अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल में आप इस वीडियो को देखें, और जो भी आपको ये कंटेंट मंगाना है गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियों का, तो हमारे नंबर 6376 करें, ठीक है ना। और ये जो आपको जो नोट्स है आपको दे दिया जाएगा। इसकी जो भी फीस रहेगी आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। हम इसकी 25 रुपए के आसपास की फीस चार्ज करेंगे, तो आप इसको यहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो भुगतान कर चुके हैं उनसे इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारे लिए भुगतान कर चुका उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो कोई न्यू स्टूडेंट है वो 25 रुपये में गणित एवं विज्ञान का शिक्षण हमसे ले सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें, और कोई भी समस्या आती है तो आप क्या करें, कमेंट में आप लिख दें उस समस्या को, मैं आपका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और आप अच्छे से रीड की पढ़ाई करें, मोटिवेटेड रहें, बिल्कुल परेशान ना हो, स्ट्रेस फ्री रहें। ये सोचिए कि रीड की जो परीक्षा है एकदम प्रारंभिक परीक्षा है, इसके बाद ये सरल आएगी, और इसके बाद हमको मेंस की क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो हमें इस तरीके से इसको क्या करते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देना है। पास होने के लिए ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, इसमें 82 या 90 के आसपास का सिस्टम दे रखा है, तो आपके नंबर इतने आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी इसमें रहेगी। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने लग जाएं। देखो बेटा, क्योंकि जिससे क्या मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, वीडियो बना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।